गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग पूजा गुप्ता चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका पूजा गुप्ता चैनल पे। तो आज का सेशन है आपका नायब तहसीलदार का। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज आपका नायब तहसीलदार का सेशन जो है, वैसे ये लाइव होता है, लेकिन आज आपका रिकॉर्डेड सेशन मैंने आपको दिया है क्योंकि आज आपकी 7 से 8, 8 से 9 क्लासेस नहीं लगेंगी। तो होप सो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि 3 से 5 का सेशन जो मंडे को भी नहीं लगा था, तो उस सेशन को मैंने आपको रिकॉर्डेड दिया है। तो ये लेटेस्ट सेशन है, लेटेस्ट क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस को भी देखिए। बस इतनी सी उम्मीद करूँगी कि जितने लोग हैं, आपकी अगर कोई क्वेरीज होगी आप लिख लेना, तो मैं आपकी क्वेरीज का आंसर जो है नेक्स्ट सेशन जो लाइव सेशन होगा उसमें दे दूँगी। मैंने आपको कहा था। और फ्राइडे को है आपका जो है कंप्यूटर्स का सेशन है, MCQs होंगे फ्राइडे को। या तो ब्रेन ट्रिगर के लिए मैंने आपको दी है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, तो ब्रेन ट्रिगर हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का करेंगे। और आपका कंप्यूटर का सेशन जो है हम MCQs लेंगे। तो प्लीज़ क्लास के साथ ज़रूर जुड़ना। और अभी जो है आपका नायब तहसीलदार का सेशन है, तो एज़ यूजुअल ये 2 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगे। कोई भी क्वेरी होगी आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि मैं आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अपार्ट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड on 9th August 1942, what other sensational activities of the freedom fighters was done on 9 August? कहते हैं जैसे अगस्त क्रांति या फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बेसिकली कब हुआ था 1942 में। कि क्विट इंडिया मूवमेंट, पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुई थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपकी 1942 में शुरू हुई थी। और वैसे ही कब, 9 अगस्त 1942। एक और चीज़ है जो 9 अगस्त को हुई थी। 9 अगस्त को आपका हिरोशिमा एंड नागासाकी में आपका एक बॉम्ब भी गिरा था। नागासाकी में एक बॉम्ब गिरा था जो 1945 में गिरा था, लेकिन 9 अगस्त, और 6 अगस्त को गिरा था हिरोशिमा में। यहाँ पे पूछा है कि 9 अगस्त 1942 को जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुई है, तो 9 अगस्त से ही रिलेटेड भारत में ऐसा कौन सा कांड हुआ है। आपका सॉल्ट सत्याग्रह, बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन, चंपारण सत्याग्रह या काकोरी मील डकैती। जल्दी बताइए। बताइए इसका आंसर। चलिए 1 सेकेंड दीजिए मुझे। चलिए देखिए, अगर हम बात करें आपकी, मुझे 1 मिनट सेशन भी देखने दीजिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट, कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी आपकी 1942 में। ठीक है, जिसमें क्या नारा दिया गया था, किसने शुरू की थी, महात्मा गांधी, और कहा गया था करो या मरो। तो जिसमें आपका ये बताना है, इसमें आपको पता है कि अरुण असफ अली ने ग्वालियर टैंक से जो है क्या तिरंगा झंडा फहराया था। तिरंगा झंडा बनाया किसने था, पिंगली वेंकैया ने। तो पहली चीज़ है व्हाट आर द सेंसेशनल, आपसे पूछा है कि 9 अगस्त को इनमें से ऑप्शन में कौन सी सेंसेशनल एक्टिविटी हुई है। देखिए सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह 1940 में तो हुआ था, 30 में हुआ था। ठीक है, और ये जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड है। ये कब चला था, 12 मार्च से चला था और 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। इसको नौहारी भी बोलते हैं, और ये साबरमती आश्रम, ठीक है, वहाँ दांडी यात्रा भी इसको बोलते हैं, जिसमें महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। इसके साथ सरोजनी नायडू ने भी इनका साथ दिया था। 83 लोगों ने पार्टिसिपेट करना था, जिसमें से 78 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये भी कितने माइल्स, 1240 माइल्स, ठीक है, कवर की थी इसने डिस्टेंस। तो ये था नमक कानून को तोड़ना, तो ये नहीं है। ठीक है, दांडी यात्रा भी पूछी जाती है। दांडी यात्रा क्या है, दांडी यात्रा इज रिलेटेड टू नमक कानून। बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, और 1928 में जो है या आपका क्या हुआ था, 1928 में इसको बहिष्कार किया गया था। भारत ये 1928 में पहुंचा था। जब ये भारत में पहुंचा था तो इसको प्रोटेस्ट किया गया। वाई इट इज प्रोटेस्टेड, इट वॉज प्रोटेस्टेड बिकॉज ऑल द 7 मेंबर्स आर वाइटिश पीपल, यानी ब्रिटिशर्स थे। इसमें से भारत का कोई भी मेंबर नहीं था।
जिसकी वजह से लोगों ने जो है इस पे प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्टेंट पे हमारे लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब केसरी भी कहते हैं, इनको लाठी चार्ज किया गया और इस लाठी चार्ज के कारण इनकी 17 नवंबर को इनकी डेथ हो गई थी। इसके लाला लाजपत राय को किसने मारी थी लाठियां? जेम्स स्कॉट ने, जिसके बेसिस पे कहा जाता है कि कौन मर गए थे? जेपी सॉन्डर्स मरे थे। मारना किसको था? भगत सिंह को, जेम्स स्कॉट को, पर मरे कौन थे? एसपी सॉन्डर्स, जिसकी वजह से कहते हैं एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे भी बॉम्ब गिरा था और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी इनसे ही रिलेटेड है। तो ये नहीं। चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब था? 1917 में। और आपको पता है राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जो कि मेन कल्टिवेटर थे, मेन प्रोटेस्टर थे बिहार से, ठीक है, जिन्होंने महात्मा गांधी को भी बुलाया था। तो ये था चंपारण, ये नहीं। आंसर इज काकोरी मेल ट्रेन रॉबरी। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि कहा जाता है ये फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है, ये फ्रीडम के लिए था, तो इसमें कोई रोबरी नहीं हुई है, इसको एक इज्जत का नाम दिया जाए, तभी इसका नाम जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ये रिसेंटली चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज़ का नाम, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको नाम जो है चेंज किया गया है टू गिव द रिस्पेक्ट, दैट इज काकोरी ट्रेन एक्शन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1929 में, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? काकोरी। तो ये भी 9 अगस्त को हुआ था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 9 अगस्त से कौन सा रिलेटेड है? तो आंसर इज काकोरी, जिसमें किसने कहा जाता है? अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल्लाह खान। अशफाकुल्ला खान, तो काकोरी ट्रेन जो भारत आ रही थी उसमें लूटपाट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंडियन यूनिवर्सिटीज वर फर्स्ट फाउंडेड इन द टाइम ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। पहली बार किसके टाइम पे फाउंड की गई? वैसे कब कहा गया जाता है? इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो था वो 1905 में आ गया था, 1904 में आया था। किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। अब वैसे कहा जाता है कि इंडिया एक्चुअली में इंडियन यूनिवर्सिटीज कब फाउंड की गई थी? मैकॉले के टाइम पे, मैकॉले मिनट्स, ठीक है, मैकॉले मिनट्स, जिसमें इन्होंने इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को बताया था। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को किसने बताया था? मैकॉले ने, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन में किसने इंट्रोड्यूस की थी? विलियम बेंटिक ने। ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश, या ही वॉज द फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जिसने कहा विलियम बेंटिक, जो कि जिसने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस, स्टैंप इन्होंने लगाई थी 1835 में। इन्होंने क्या किया? सती प्रथा को, ठग्स को रोका, सती प्रथा को रोका और इन्फेंटिसाइड्स को इन्होंने रोका, ठीक है। तो ये नहीं। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। तो ये जो थे फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्वेश्चन आता है, इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों कहा? कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को किसमें चेंज कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, जिसमें से ये कहना है वॉरेन हेस्टिंग। और अगर देखा जाए आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, जब 18th एक्ट बना था उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, जिसका आंसर क्या है? तब पूछा जाएगा, तब आएगा विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर इज क्या आएगा आपका? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये आया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, मैकॉले नहीं। तो आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया? पोस्टेज, डाक स्टैंप जो होती है ना, डाक मोहर या डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो हाल ही में हमने किया है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सप्रेशन ऑफ ठग्स, ये भी पूछा जाता है, सप्रेशन ऑफ ठग्स किसने किया? इन्फेंटिसाइड्स किसने रोके? ये सब विलियम बेंटिक ने किया था। इंग्लिश को पहली बार वेस्टर्न एजुकेशन में किसने डाला था? विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ
इंडिया, जिसके टाइम पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आई थी, लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के टाइम पे पहली एंग्लो इंडियन वॉर शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1853 में बॉम्बे से लेकर थाने तक की रेलवे लाइन, इसने ही स्टैम्पेज, इसने ही टेलीग्राफ ऑफिस, इसी ने हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग 1851-52 में इन्होंने ही शुरू किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति भी दी थी। तो लॉर्ड डलहौजी जिसने पोस्टल स्टैम्प भी दी, टेलीग्राफ भी यूज़ की, आपकी बॉम्बे टू थाने, ये क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे से थाने तक किसने शुरू किया 1853 में, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, one time associate of Mahatma Gandhi broke off from him and launched a radical movement called self-respect movement. Who was he? महात्मा गांधी के एक समय के सहयोगी, जो महात्मा गांधी के एक समय में बहुत अच्छे सहयोगी थे, वो उनसे अलग हो गए और उन्होंने एक अलग मूवमेंट शुरू की जिसको बोला जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। वो कौन थे? आपके पी त्यागराज शेट्टी, आपके छत्रपति महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर या ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले? बताइए। देखिए, गोविंदराव फुल्ले यानी ज्योतिराव फुल्ले, जिसने सत्यशोधक समाज चलाया था 1873, इनकी वही थी सावित्री बाई फुल्ले जो कि फर्स्ट फीमेल टीचर रही हैं। तो ये नहीं आपका, ठीक है। तो इन्होंने सत्यशोधक समाज, और इनके बेसिस पे कहते हैं 14 अप्रैल तक भीमराव अंबेडकर की, पिछली बार वैक्सीनेशन डे भी जो है इनके टाइम पे, मतलब इनकी याद में मनाया गया था पिछले साल। छत्रपति महाराज, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी को भी छत्रपति की उपाधि दी गई थी। तो ये नहीं, त्यागराज शेट्टी नहीं, आंसर इज ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर को जो है आपका महात्मा गांधी, ये जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब, ये महात्मा गांधी के सहयोगी थे, इन्होंने देखा कि वहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, जितने भी इनजस्टिस किया जा रहा है नॉन ब्राह्मण के साथ, इसी की वजह से वो महात्मा गांधी से अलग हुए और उन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाई? ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। तो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है? देखिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज आपका रिकॉर्डेड सेशन है, मंडे से आपका फिर से लाइव सेशन ही होगा। ये जस्ट कि आपका एक दिन वेस्ट ना हो, तो ये 3 to 5 का सेशन है, आप ये देख लीजिए। 7 से 8 बजे तक की क्लास नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, लॉर्ड वेलेस्ले सब्सिडायरी अलायंस या लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? देखिए, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सबसे पहले कौन आया था? सतारा। माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा सबसे पहले जो है वो आया था, कौन सी स्टेट सबसे पहले कैप्चर हुई थी स्पेशली फॉर माल एडमिनिस्ट्रेशन? दैट इज अवध। वैसे कौन कौन सी आई थी? देखिए, सतारा भी हुआ था, संभलपुर, झांसी, ठीक है। ये सारी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के हिसाब से ब्रिटिश के अंदर लैप्स नीति क्या थी कि कहा जाता था कि जिसका भी कोई हायर नहीं होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है क्या कहते हैं उसको, उस वो जिस राज्य का कोई हायर नहीं होगा वो राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट पे आ जाएगा। तो ये नहीं, ये बिल्कुल सही है, मैच सही है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा इनकरेक्टली, तो ये तो सही ऑप्शन है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो इफेक्ट्स या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ये किसके लिए फेमस था? सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। ये किसके लिए फेमस था? सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। ये है लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले ने भी सब्सिडायरी अलायंस, मतलब सब्सिडी देना, ये किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ले ने। ये सारे कारण थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेलेस्ले नीति, ये सब कारण थे 1857 की क्रांति के। और सबसे इमीडिएट इफेक्ट क्या था? दैट इज टू किल द पिग्स,
मतलब कारतूस बना रहे थे, वो एम्यूनिशंस जो थे वो एनिमल फैट्स के बना रहे थे, जो कि एक इमीडिएट रीजन हुआ था 1857। सबसे पहला 1857 रिवोल्ट कहाँ हुआ था? वो मार्च में हुआ था आपके कहाँ पे? बैरकपुर में। उसके बाद मेरठ, मेरठ के बाद आपका लखनऊ, झांसी, कानपुर, बिहार, इन सारी जगह हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को ये क्वेश्चंस देखने हैं कि कानपुर में क्या हुआ था ये, तो हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये 1857 का रिवोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील किया हुआ है। आप प्लीज़ वो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। उसमें हमने वाइसराय से भी रिलेटेड क्वेश्चंस किए, तो वाइसराय और आपका 1857 वो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आज ही चेक करना, तो आपको कई क्वेश्चंस उससे मिलेंगे। हड़प्पा संस्कृत से भी क्वेश्चंस है, तो आप उन वीडियोस को जरूर चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुआ था। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो 1878 में आया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने दिया था? लॉर्ड लेटन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड लेटन ने। तो इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सा है? ये। और रिपील किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने, जिसके टाइम पे इसको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? इसको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इन्हीं के टाइम पे हंटर कमीशन भी आया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किसने किया था? रिपन ने। लाया कौन था? लॉर्ड लेटन। कब? ये क्वेश्चन आता है कि 1878 में कौन सा एक्ट आया था? तो वो था कौन सा? प्रेस एक्ट आया था वर्नाकुलर, जिसमें लोकल लैंग्वेजेस की बात की गई थी। इसको लाया कौन था? 70 आपका लॉर्ड लेटन। किसने रिपील किया था? आपके लॉर्ड रिपन ने। एक और आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ लिबरेटर प्रेस। फादर ऑफ प्रेस लिबरेटर या लिबरेटर प्रेस कौन है? आपके मेटकॉल्फ, मेटकैल्फ। ये क्वेश्चन याद रखना। ये क्वेश्चन आपके नायब तहसीलदार के आने की प्रॉपर प्रोबेबिलिटी है, जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, कभी आपसे डेट पूछ लेंगे, कभी आपसे नाम पूछ लेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स? किसने ये कहा था कि एंड्स को जस्टिफाई मतलब साध्य को न्यायोचित ठहराना? ये किसने कहा था? कौटिल्य, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? जल्दी, आपके पास 5 सेकंड्स होंगे, आप खुद आंसर्स देना, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है तो इसमें मुझे ही आपको एक्सप्लेन करना है, तो लेट इट बी। कौटिल्य, कौटिल्य क्या थे? इसको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ठीक है, इनको चाणक्य भी बोला जाता है। और आपको ये भी पता है कौटिल्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये नीति के सिद्धांत को फॉलो करते थे, तो ये नहीं। राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो सभा, आत्मीय सभा, कलकत्ता कॉलेज, ये इन्होंने बनाया। इन्होंने सती प्रथा को भी बहिष्कार किया था। तो राजा राममोहन राय ने, इनको फादर ऑफ नॉर्दर्न रेनेसेंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसेंस किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज बनाया। आर्य समाज के साथ साथ इन्होंने क्या बनाया? सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखी। इन्होंने गो बैक टू वेदास कहा। इनका नाम क्या है? कई बार ये क्वेश्चन आता है, दैट इज मूल शंकर। और अगर देखा जाए तो ये जो दयानंद सरस्वती है, इनके बेसिस पे ही आर्य समाज की फाउंडेशन हुई है। तो इन्हीं के बेसिस पे डीएवी स्कूल्स जो हैं, इन्हीं की प्रथा पे चलते हैं। तो दयानंद सरस्वती नहीं, आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये वर्ड्स बोलिए। महात्मा नाम इनको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इनको बापूजी भी कहा गया, इनको नंगा फकीर भी कहा गया। और इन्होंने ये, क्योंकि ये किस पे बांधते थे? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following had resigned from the Viceroy's Executive Council protesting जलियांवाला बाग मैसेकर? इसमें से किसने जलियांवाला मैसेकर कांड जब हुआ था तो किसने इस्तीफा दिया? निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए वाइसराय की कार्यकारी मतलब वाइसराय की पोजीशन से इस्तीफा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर या ऑल ऑफ द अबव?
जल्दी बताइए। देखिए, अगर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट रेसिपिएंट टू गेट द नोबेल प्राइज, ठीक है। इन्होंने जब जलियांवाला कांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। क्यों हुआ था? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉल्ट एक्ट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट काला कानून, नो अपील, नो दलील, नो वकील, इसके बेसिस पे। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, आपका जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई। और उस ट्रेजेडी के बाद क्या कहा गया, उस ट्रेजेडी के बाद आपसे क्या कहा गया, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, शंकर नायर। रविंद्रनाथ टैगोर किसके लिए कहा गया? रविंद्रनाथ टैगोर जो था, इनको नाइटहुड की उपाधि भी मिली, ठीक है। और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है जलियांवाले बाग के लिए छोड़ दी थी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस यूनिवर्सिटी बनाई। इनकी वजह से इन्होंने सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद में लिखा गया है, जो हमारे एम्बलम के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया, लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। इनको महामना की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। इनको गुरुदेव भी बोलते हैं, गुरुजी भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम ये लिख दिया गया था 1914 में, जो बंगाली में लिखा गया था, लेकिन इसको गाया कब गया था? जब हमारा भारत आजाद हुआ था। एस शंकर, तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? ऑल ऑफ द अबव या शंकर? तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, आंसर इज सर शंकर नायर, सर शंकर नायर। यहाँ तक क्लियर? यस, इन्होंने ये जो आपके मदन मोहन मालवीय हैं, इन्होंने हिंदू महासभा भी आयोजित की थी। आप फाउंडर थे आपके जो है बनारस यूनिवर्सिटी, और पॉपुलराइज किसको किया था? सत्यमेव जयते। लेकिन लिया कहाँ से गया है? मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिकल विंग ऑफ कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू, a son of its main leaders, founded the Independence for the India League in opposition to, मतलब आपको पता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, या आप बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी शाखा की ने इसकी स्थापना की, और भारत के लिए स्वतंत्रता के लिए जो है इस लीग ने विरोध किया था। गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ था 1931 में। कब हुआ? आफ्टर 1930 के प्रोटेस्ट के बाद। आफ्टर 1930 प्रोटेस्ट क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें गांधी जी इरविन से मिले थे, जिसमें इरविन ने जो है उनको कहा गया था कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लें, ठीक है। होम रूल मूवमेंट जो है 1916, और 1916 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने खोली, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे? पुणे में, महाराष्ट्र। और 1917 में आपकी अडियर में खोली एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो ये नहीं है होम रूल मूवमेंट। उसके बाद मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स कौन से हैं? आपके मोन्टैग कैम्स रिफॉर्म्स, जिसको आप बोलते हो डायार्की, जिसने, और डायार्की कब खत्म हुई थी? 1935। इसने क्या किया था? सेंटर और प्रोविंसेस को बांट दिया था। इसने जो है प्रोटेस्ट किया था, इक्वल टैक्सेस देने हैं, टैक्स देना शुरू किया था। इंडिया को जो है कहा गया था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे, पर डोमिनियन स्टेटस। तो ये नहीं है, मॉन्टफोर्ट नहीं है, आंसर इज नेहरू रिपोर्ट। ये भी नहीं था, ये भी नहीं, नेहरू रिपोर्ट के लीडर कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो कि 1928 में डील की गई थी, 1928 में। और ये उस टाइम पे लॉर्ड बकरेंट जो थे आपके, बर्कहेड इज द हेड ऑफ द वाइसराय। उस टाइम पे कौन थे? इन्होंने डोमिनियन स्टेटस, और कोई भी जिसको बोल सकते हैं कोई भी सेपरेशन नहीं चाहिए थी। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट को अपोज किसने किया था? अली जिन्ना ने। तो आंसर इज नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बेटर राइट अगेंस्ट माइट इज एसोसिएटेड विद, किसने कहा था कि मुझे इसमें लोगों की सिंपैथी चाहिए, और कहा जाता है मैं अधिकार के खिलाफ इस लड़ाई में विश्वास सहानुभूति चाहता हूँ। कि किसने कहा था? ये वर्डिंग्स किसने की थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, गांधी दांडी मार्च में, इंडिविजुअल सत्याग्रह में, या क्विट इंडिया मूवमेंट? देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपकी 9 अगस्त
1942 में चली थी। इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। और कहा जाता है कि ये जो है इसमें अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक से जो है तिरंगा झंडा फहराया था और इसमें महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ 1942 में और फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन थी? विनोबा भावे और सेकंड इज जवाहरलाल नेहरू, तो ये नहीं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में चली थी। 1919 में कलकत्ता सेशन में जब लाला लाजपत स्पेशल सेशन हुआ था तो उसमें इस चीज़ की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो है लॉन्च शुरू हो गई थी और 1920 में महात्मा गांधी ने ये जो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इज द टोटल नॉन कॉपरेशन टुवर्ड्स बिहेवियर टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ नॉन टोटल बायकॉट। ठीक है, ये क्यों चलाई गई थी? बिकॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि जलियांवाला कांड, फिर खिलाफत मूवमेंट, ऐसे ऐसे कोई कांड हुए थे जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई गई। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब चलाई गई थी? 1920 में। ठीक है, और ये बंद कब हुई थी? 6 फरवरी 1922 में, जब चौरा चौरी जगह पे जो है आग लगी थी जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी महात्मा गांधी से नाराज हुए थे क्योंकि चौरा चौरी मूवमेंट के बाद नॉन कॉपरेशन को बंद कर दिया गया था। तो कब? 1922 में। ये भी आता है कि चौरा चौरी, कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको सीक्वेंस दे दी जाए। सीक्वेंस मतलब 1 2 3 4, इसमें से कौन सा होगा पहला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो 1857 से 1947 तक सब पढ़ लीजिए, गांधी ईरा पढ़ लीजिए, तो ये आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। तो आंसर इज आपका गांधी दांडी मार्च। गांधी दांडी मार्च जो 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। ठीक है, इसको हम नौहारी भी बोलते हैं। जो दांडी चला था साबरमती आश्रम के पास, साबरमती के किनारे उन्होंने जो है नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, इसमें सरोजनी नायडू ने भी इनका साथ दिया था। तो गांधी दांडी मार्च, इसके बाद आई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, चलिए अब आपके 9 क्वेश्चंस थे। 9 क्वेश्चंस में से किस किस के क्वेश्चंस हिस्ट्री के सही हुए हैं? जल्दी बताइए, किस किस के हिस्ट्री के क्वेश्चंस सही हुए हैं? बताइए। चलिए अब करते हैं पॉलिटी का सेशन। रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। रिजर्वेशन जो है आपकी अनुसूचित जातियां और जनजातियों के आरक्षण सेवा भारतीय संविधान के तहत प्रदान की गई है। 375, 315, 335 या 65? बताइए। देखिए, अगर हम बात करें आपकी 365 की, तो 365 क्या बताता है कि जब कोई जैसे इमरजेंसी आती है, अगर स्टेट अपनी उसकी जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नहीं चल रही हैं, व्हेन द स्टेट फेल्स टू विद द डायरेक्ट फॉर्मेशंस और डायरेक्ट डायरेक्शंस, अगर मान लीजिए जैसे यूनियन उनको कोई डायरेक्शंस दे रहा और अगर स्टेट फेल हो जाती है, उस टाइम पे ये आर्टिकल लगता है 365। ठीक है, 315 आर्टिकल आपको क्या बताता है? यूपीएससी से रिलेटेड। 315 आर्टिकल आपको यूपीएससी से रिलेटेड बताता है। 317 जो है दैट इज टू डील विद द रेप केसेस। इंडियन पीनल कोड के हिसाब से रेप केसेस मीन्स इट्स द टॉर्चर गिवन टू द वुमेन्स। ठीक है, फिजिकली टॉर्चर गिवन टू द वुमेन्स। तो आंसर इज 335। 335 जो है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को आपका प्रोवाइड करता है स्टेटस इन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 335। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू विच द 4 रीजनल लैंग्वेजेस नेमली बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सेंथली, 4 लैंग्वेजेस कौन सी? बोडो, डोगरी, सेंथली एंड मैथिली। ये 4 लैंग्वेजेस जो हैं ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भारत में ऐड की गई थी? देखिए हमारा शेड्यूल कौन सा है? 8वां शेड्यूल जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है। इन लैंग्वेजेस को ऐड करने के बाद हमारी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22, और 6 आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस है। 6 क्या है आपकी? क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है,
तो इसमें ये आता है कि 8 जो हैं आपकी 22 आर्टिकल कौन सा 343 के तहत। तो आपको ये बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि बोडो सेंथली, उसके बाद ही 22। तो आपको बताना, देखिए 72 आर्टिकल बताता है टेम्पररी प्रोविजंस फॉर द सीट्स इन त्रिपुरा, स्पेशल सीट्स इन त्रिपुरा। मतलब 72 अमेंडमेंट आपको क्या बताएगा कि जो स्पेशल सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ रिजर्वेशंस इन त्रिपुरा की स्पेशल टेम्पररी प्रोविज़न किया गया है, जो स्पेशल रिजर्वेशन सीट्स होती हैं त्रिपुरा के लिए। तो ये नहीं। 94 अमेंडमेंट बताती है अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ चार्ज इन अर्बन अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ठीक है। 93 अमेंडमेंट क्या बताती है? 93 अमेंडमेंट बताती है आपकी स्पेशल प्रोविजंस टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये नहीं, आंसर इज 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बताया गया कि इन 4 लैंग्वेजेस को ऐड करने में 2002 में इन 4 लैंग्वेजेस को ऐड करने के बाद आपका क्या बन गया, आपकी 22 लैंग्वेजेस। इससे पहले कितनी लैंग्वेजेस थी? 18। जब 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 आया तो उसके बाद आपकी जो है कितनी लैंग्वेजेस बन गई? 22। अगर तो आपको कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो प्लीज़ आप पेपर में पूछ लेना या आप पेपर पे लिख लेना। जब आपका सेशन नेक्स्ट सेशन होगा नायब तहसीलदार का, आप उसमें क्वेश्चंस पूछ लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसोर्सेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंडिया स्टेट्स आर टर्म स्टैट्यूटरी इफ दे आर मेड। रिसोर्सेज जो कि आप गवर्नमेंट, जितने भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनको हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं। अगर वो कहाँ पे बनते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन और इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। कि अगर भारत सरकार से राज्यों को हस्तांतरित संस्थानों को संवैधानिक कहा जाता है तो यदि उन्हें बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ लॉन्स के द्वारा दिया जाता है, या फिर प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन। तो प्लानिंग कमीशन तो अब खत्म हो गया, 2014 में इसको खत्म करके क्या बनाया गया? नीति आयोग। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके सीईओ हैं अमिताभ कांत, वाइस चेयरमैन हैं आपके राजीव कुमार, और अगर चेयरमैन कौन है? बेसिक, दैट इज मिस्टर मोदी। तो प्लानिंग कमीशन तो खत्म, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपको बताना है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, तो ग्रांट्स की फॉर्म में नहीं, किसकी रिकमेंडेशन पे? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल है? 280। कितने साल तक चलता है? 5 ईयर्स। कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। और कितने कौन सा चल रहा है? 15th। कौन सा चल रहा है आपका? 15th। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन आपका चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रीमी लेयर कंसेप्ट रेफर्स टू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका यूपीएससी और एचएस में भी आया हुआ है एक क्वेश्चन, और एक बार मैंने देखा है तहसील वेलफेयर ऑफिसर में भी पूछा गया। क्रीमी लेयर कंसेप्ट रेफर्स टू ग्रुपिंग बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन कास्ट, या ग्रुपिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, या ग्रुपिंग बेस्ड ऑन मिल्क कंजप्शन। तो क्रीमी लेयर जो होता है वो किससे डील करता है? क्रीमी लेयर डील करती है इकोनॉमिक स्टेटस के साथ। अगर आपका क्रीमी लेयर किसके साथ, ये क्रीमी लेयर किस में बात की गई है? सनातन कमीशन में, सैनेटन कमीशन में जो है इसकी बात की गई थी क्रीमी लेयर की। और ये कमीशन जो लेयर है ये किसको बताती है? इकोनॉमिक स्टेटस को। ग्रुपिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट, अ पर्सन सीकिंग इलेक्शंस टू द राज्यसभा मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर्स। कोई भी पर्सन राज्यसभा में अगर इलेक्शंस ले रहा है या पार्ट मेंबर बन रहा है तो उसकी एज 30 ईयर्स। यस, राज्यसभा किस आर्टिकल में आती है? 80, और इसके मेंबर्स कितने हैं? 245। ठीक है, 250 मेंबर्स हैं इसके। तो आपको पता है 250 मेंबर्स हैं, तो आपका कंप्लीटिंग 30 ईयर्स ऑफ एज, तो 30 ईयर्स। यस, ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये तो आपका गलत हो ही नहीं सकता।
a person seeking elections to the Lok Sabha must have completed the age of 25 years. तो ये भी ठीक है. ये कौन सा आर्टिकल आता है आपका 81, ये भी सही है. A person seeking elections to the state legislative assembly must have completed the age of 21. या a person eligible to the vote for the elections of village panchayat must have completed the age of. ये किसी भी इंसान को अगर वोट देना है तो उसकी एज 18 साल होनी चाहिए. ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, उसमें इनकरेक्ट. तो आंसर इज 21. 21 एज कोई भी नहीं है. या तो मैक्सिमम 18 होनी चाहिए वोट देने के लिए, या किसी का भी मेंबर बनना है तो 25 ईयर्स एज चाहिए ही चाहिए. तो 3 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इंसिस्टेड और इनिशिएटेड. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट यानी संशोधन पार्लियामेंट इनिशिएट तभी होता है जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन राज्यसभा बाय द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट या फिर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन आइदर हाउस. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल में आती है? 368 आर्टिकल में. ठीक है, 368 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताई जाती है. और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तभी होगी जब दोनों हाउसेस में बात की जाएगी. तो जब आपका बिल दोनों हाउसेस में पास होगा, उस बिल को जब पास कर दिया जाएगा, दोनों हाउसेस से सहमति मिल जाएगी, तब वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तब वो लॉ बनेगा. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा किसके बेसिस पे होती है? दोनों हाउसेस की इंट्रोडक्शन के बेसिस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज कॉल्ड एज एंटी ट्रेड विंड. एंटी ट्रेड विंड किसे कहा जाता है? देखिए, चिनूक इज द लोकल विंड. आपकी साइक्लोन होता है जो कि समर सीजन में होता है, इंडिया में होता है. जैसे साइक्लोन हुदहुद आया है तो साइक्लोन नहीं है, साइक्लोन का में जो है ये स्प्रिंग में आता है, समर सीजन में आता है. और एंटी साइक्लोन आपका ऑटम सीजन में आता है. साइक्लोन जो होता है वो सेंटर आई जो होता है उसका सेंटर होता है, लेकिन ये बाहर की तरफ चलता है, तो साइक्लोन नहीं. टाइफून्स होते हैं, इट्स द अनदर फॉर्म ऑफ साइक्लोन्स जो दूसरी कंट्रीज जैसे आपका चाइना वगैरह में बोलते हैं. आंसर इज वेस्टर्लीज जो वेस्ट टू ईस्ट चलती है. ये क्या है? आपकी एंटी ट्रेड विंड्स जो कि आपकी वेस्टर्लीज हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं. और एक होती है ईस्टर्लीज जो आपकी ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं. ये है आपकी एंटी ट्रेड विंड्स जो आपके कहते हैं. ये जो वेस्टर्लीज होती हैं ये आपके वेस्ट टू ईस्ट, और ये सब ट्रॉपिकल पोलर हाई बेल्ट से लोअर प्रेशर्स की तरफ जाएंगी. ठीक है, पोलर से हाई जो है रीजन से ये कहाँ जाते हैं? लो प्रेशर से हाई. तो आंसर इज वेस्टर्लीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्टर. एक होता है नॉर्थ वेस्टर और एक होता है नॉर्थ ईस्टर. नॉर्थ ईस्टर पूछा है, नॉर्थ वेस्टर नहीं पूछा है. कोल्ड एंड फास्ट ब्लोइंग विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट मूव फ्रॉम सब पोलर टू द पोलर रीजन्स. कि कोल्ड एंड उत्तरी गोलार्ध में ठंडी और तेज हवाएं. ठीक है, कोल्ड एंड फास्ट ब्लोइंग इन द साउथ पोल रीजन, ठंडी और तेज हवाएं यानी दक्षिण गोलार्ध में. कोल्ड एंड फास्ट ब्लोइंग विंड्स इन द पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स में कोल्ड एंड फास्ट विंड्स चलना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. या फिर विंड ब्लोइंग्स टुवर्ड्स कजाकिस्तान एंड सेंट्रल. बात क्या की है? नॉर्थ ईस्टर. तो नॉर्थ ईस्टर का मतलब क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो होगा, लेकिन किस जगह पे? आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो बोला जा रहा है, लेकिन ये क्या है? कोल्ड एंड विंड. यहाँ पे बोला गया है सब पोलर टू पोलर रीजन्स. जो नॉर्थ ईस्टर होता है ये सब पोलर, ये पोलर रीजन से लैंड की तरफ आती है. तो आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज द रेन क्लाउड्स. कौन से क्लाउड्स को रेन, बारिश लाने के क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? साइरस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस या अल्टोक्यूमुलस. 1 और 2 आपको इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है? 1 और 2 ओनली, 2 और 3 ओनली, 3 और 4 या 1 और 4. सबसे पहली चीज, साइरस इज द हाई एल्टीट्यूड. सबसे बड़े क्लाउड्स कौन से होते हैं? हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स, दैट इज साइरस. तो ये तो है ही नहीं ना. अल्टोक्यूमुलस दैट इज द मिड. ठीक है, तो ये नहीं है. जब रेन क्लाउड्स की बात आती है तो हमेशा वर्ड निम्बस आता है. वर्ड क्या आता है? निम्बो या निम्बस. जो रेन क्लाउड्स जो थंडरिंग लाते हैं, जो आपकी लाइटनिंग, आपने देखा है गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, उसके बाद बारिश आना,
तो निम्बोस्ट्रेटस एंड क्यूमुलोनिम्बस लाती है थंडरिंग एंड आपकी थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है, लाइटनिंग। और निम्बोस्ट्रेटस ये दोनों जो हैं आपके 2 और 3 ये लाते हैं, 2 और 3 गर्जना, बारिश लाना, हेल स्टॉर्म्स लाना निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस जो थंडरिंग करते हैं और लाइटनिंग करते हैं। तो ये दोनों जो हैं, जहाँ पे निम्बस वर्ड आ गया वो रेन क्लाउड्स है। लैंड ऑफ स्नो, सॉरी लैंड ऑफ क्लाउड्स किसको बोलते हैं भारत में? मेघालय को। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? माइनश्रम, जो कि कहाँ पे है? चेरापूंजी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सीज और द वाटर बॉडीज कनेक्टेड बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर इज नोन एज। दो सीज और दो वाटर बॉडीज, अगर एक दो वाटर बॉडीज है उसके बीच में एक जैसे बोल सकते हैं पतली सी लिंक है, वो भी वाटर का लिंक है, जैसे ये भी वाटर है ये भी वाटर है, इसके बीच में भी वाटर का कनेक्शन है, उसको क्या बोलेंगे अब? बे जो होता है, बे ऑफ बंगाल, यानी दो वाटर बॉडीज की सराउंडिंग में जो आपका लैंड मास होता है उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। पेनिनसुला दैट इज द एरिया दैट इज टोटली कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द वाटर। isthmus, two water bodies, दो water bodies that is connected with the land part, जो land part से connected है that is called isthmus, isthmus of Panama, strait of, answer is strait, that is strait of Malacca, Bering Strait, ये सारी क्या है आपकी स्ट्रेट, जो पानी, दोनों पानी को एक मिड पानी से जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन बोर ना लगे। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज आप रिकॉर्डेड सेशन ले लो, क्योंकि मंडे को भी ये सेशन नहीं हुआ था, तो अगर कल भी नहीं होता तो आपका एक वेस्ट हो जाता, टाइम वेस्ट हो जाता। तो आज आपका ये थर्सडे को मैंने रिकॉर्डेड कर दिया, आप इस सेशन को देखिए। कल जो है मतलब आज का दिन, फिर उसके बाद संडे को तो वैसे ही आपका टॉप 50 ल्यूसेंट सेशन है, तो उसमें भी आपके MCQs आ जाएंगे। फिर ट्यूसडे को आपका सेशन होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जितना हो सकता है शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है? बर्बर, मोरक्को, इनुइट्स, ये ट्राइब्स है, ये क्या है आपकी ट्राइब्स, कि बर्बर जो होती है वो मोरक्को में होती है, इनुइट्स जो होती है वो कनाडा में होती है, सिमांग्स जो होते हैं वो इंडोनेशिया में होते हैं, और विदास जो होती है आपकी श्रीलंका पे। दीज आर द ट्राइब्स। देखिए बर्बर मोरक्को में होती है, ये बिल्कुल सही है करेक्टली, ठीक है। इनुइट्स जो होते हैं कनाडा में, इसको एस्कीमोस भी बोलते हैं, इसको हम एस्कीमोस भी बोलते हैं, तो ये भी कनाडाज में होते हैं, कनाडा में होते हैं। वेदास ये भी बिल्कुल ठीक है। सिमांग्स ट्राइब जो होती है ये मलाय में मिलती है, मलाय यानी मलेशिया, ये जो ट्राइब है ये आपकी मलेशिया में मिलती है। इंडोनेशिया में आपकी सेंटलीस, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा। लार्जेस्ट आर्कीपिलेगोस, सबसे ज़्यादा आर्कीपिलेगोस, आर्कीपिलेगोस का मतलब है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सबसे ज़्यादा आइलैंड्स इंडोनेशिया के हैं, और सेकंड में है फिलीपाइंस के, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर इज सिमांग्स, आंसर इज सिमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a cold ocean current? इसमें से कोल्ड ओशन करंट कौन सा नहीं है? हम्बोल्ट करंट, ब्राज़ील करंट, मैंने आपको कल भी एक दिन बोला था कि ओशन करंट्स, आपने ओशन करंट्स, सॉइल, रॉक, इसके साथ साथ रिवर्स, ठीक है, ट्राइब्स, ये याद कीजिए, रिवर्स, ट्राइब्स, और एक क्वेश्चन होता है आपका विंड्स, ग्रासलैंड्स, ये क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही है। लैंडलॉक कंट्रीज, ये याद कर लीजिए ज्योग्राफी में, पहले ये चीज़ें याद कीजिए, लैंडलॉक कंट्रीज, ओशन करंट, सॉइल, रॉक, रिवर्स, ट्राइब्स, विंड्स, ग्रासलैंड, देन उसके बाद आपने याद करना है ओशंस, देन उसके बाद स्ट्रेट्स, ठीक है। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो आंसर इज हम्बोल्ट, तो हम्बोल्ट नहीं, ये आपका क्या है, कोल्ड करंट है। ओइशियो, ये भी आपका कोल्ड करंट है, दिस इज इन पैसिफिक, ओइशियो पैसिफिक,
कैनरी इज अटलांटिक, आंसर इज ब्राज़ील। ब्राज़ीलियन करंट जो है आपका ये कौन सा है, ये है वार्म करंट। ये कौन सा है आपका वार्म करंट। ब्राज़ीलियन करंट कौन सा है आपका वार्म करंट, ठीक है। तो आंसर इज ब्राज़ील। हो सकता है मैं फास्ट करवा रही हूँ, ठीक है। विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर ऑफ टबैको कौन सा है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। जल्दी बताइए। देखिए चाइना है, इंडिया, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा होती है जूट। बांग्लादेश के बारे में अगर हो तीस्ता ट्रीटी भी पूछी जाती है। बांग्लादेश में कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र, इसको जमुना भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा का मेल जब होता है तो वो क्या बनाती है, मेघना, ठीक है। तो ये नहीं। पाकिस्तान में होता है सबसे ज़्यादा कॉटन, क्योंकि ये इज़ फेमस फॉर इरिगेशन, ठीक है। तो ये नहीं। इंडिया इज़ फेमस फॉर माइका, सबसे ज़्यादा माइका को एक्सपोर्ट करता है। तो ये नहीं, आंसर इज चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है टबैको की, ये भी। फिर इसके बाद आपने सबसे प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आपने ये पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द स्टेटस ऑफ ओनली डायलॉग पार्टनर इन एशियन। एशियन में डायलॉग पार्टनर किस कंट्री को बोला गया है, इनमें से ऑप्शन बताने, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर या फिर इंडिया। देखिए, वियतनाम कैपिटल इज हनोई। कंबोडिया की कैपिटल क्या होती है, कंबोडिया की कैपिटल हमने की थी आपकी फनोम फे, और करेंसी क्या है इसकी है फिनोम फे, कंबोडियन रियल, ठीक है। आपकी वियतनाम की क्या है, वियतनाम हनोई, वियतनाम डॉलर, वियतने डॉलर्स भी बोलते हैं इसको। और अगर हम बात करें सिंगापुर तो इसको रिपब्लिक सिंगापुर के नाम से भी जानते हैं। तो ये नहीं, आंसर इज इंडिया। यूके भी है, अगर यहाँ पे यूके दिया जाता तो यूके होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, रेनबो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन इज व्हीट, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया में है MS स्वामीनाथन जो 1969 में है, इज द मास टर्न प्रोडक्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन इज मिल्क रेवोल्यूशन, वर्गीज क्यूरीन, इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन इज द मास प्रोडक्शन ऑफ फिश, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि रेनबो रेवोल्यूशन जो होता है वो फूड ग्रेन्स और प्रोडक्शन से मास टर्न। तो रेनबो रेवोल्यूशन में ग्रीन भी आता है, वाइट भी आता है, ब्लू भी आता है, ये तीनों आते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। रेनबो रेवोल्यूशन का मतलब है एकदम से मास प्रोडक्शन होना, वीट की, फूड ग्रेन्स में वीट की, मिल्क की और आपकी इकोनॉमी में फिश की, इन तीनों की प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेनबो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल बंट, करनाल बंट इज अ डिजीज ऑफ, करनाल बंट किसकी डिजीज है, करनाल बंट किसकी डिजीज है। देखिए, पेडी होता है लीफ, इसको आप बोल सकते हो वाइट लीफ, इसको आप बोल सकते हो ब्लाइट लीफ डिजीज, या आप इसको कोई भी डिजीज बोल सकते हो, ठीक है। पी डिजीज वाइट रॉट भी बोलते हैं इसको। मस्टर्ड की डिजीज कौन सी होती है आपकी, मस्टर्ड की क्लब रूट, ठीक है, क्लब रूट। तो वीट, ये करनाल बंट जो होती है ये वीट की डिजीज है। ट्रिटिकेल, वीट की डिजीज है, ट्रिटिकेल द्वारा होती है। और इसमें एक और डिजीज होती है रस्ट एंड स्मट, ये भी याद रखना, रस्ट एंड स्मट भी जो है वो किसकी डिजीज है, वीट की डिजीज। ब्लाइट लीफ रीजन, ब्लाइट लीफ जो होता है वाइट करना, जो धान के पत्ते होते हैं उसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लाइट लीफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से 25 क्वेश्चंस हुए हैं, किस किस के 25 क्वेश्चन सही हैं, किस किस के 25 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं, जल्दी बताइए, किस किस के 25 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं, 25 क्वेश्चंस किस किस के सही हैं, जल्दी।
ठीक है, आप आंसर देना और आपको सेशन कैसा लग रहा है ये जरूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? एरी सिल्क असम, मुग्गा सिल्क अरुणाचल प्रदेश, मलबरी सिल्क झारखंड, तस्सर सिल्क कर्नाटका। बताइए। बताइए। देखिए करेक्टली टस्सर सिल्क जो होती है वो सबसे ज्यादा झारखंड में होती है, ठीक है। मलबरी सिल्क जो होती है वो अरुणाचल प्रदेश में होती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो मलबरी सिल्क, इसका मतलब करेक्टली, ये भी करेक्टली मैच नहीं है, ये भी करेक्टली मैच नहीं है। मुंगा सिल्क जो होती है ये सबसे ज्यादा असम में होती है, तो ये भी गलत। एरी सिल्क इज द राइट आंसर। असम में सबसे ज्यादा कौन सी सिल्क मिलती है? एरी और मुग्गा सिल्क। सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म किस पेड़ पे रहता है? मलबरी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इज एट? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ पे लोकेटेड है? रांची, अहमदाबाद, नागपुर या मैसूर? देखिए रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहते हैं, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, ठीक है। और रांची में कौन सा इंस्टीट्यूशन है? रांची में इंस्टीट्यूशन है साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सॉरी, रांची में आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अहमदाबाद को बोस्टन भी बोला जाता है, टेक्सटाइल्स, उसको आप क्या बोलते हो? कोयम्बटूर, या सॉरी इसको बोस्टन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, बोस्टन ऑफ वेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये नहीं, आपका अहमदाबाद में क्या है? अहमदाबाद में आपकी जो है वेरियस इंडस्ट्रीज है। आपका मैसूर में क्या है? आपका साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आंसर इज नागपुर में है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। नेरी इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे है, नेरी इंस्टीट्यूट भी जो है यहाँ पे है, ये याद रखना। जो आपका नेरी दैट इज योर नागपुर में है, इसको सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी बोलते हैं, इसको आप सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी बोलते हैं, ठीक है, सिटी ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। इसको मैनचेस्टर, और अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा, इसको कॉटन ग्रोइंग एरिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन में, तो इसीलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर इज नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेल्सन मंडेला जो कि फादर हैं साउथ अफ्रीका के, ये जेल में रहते हैं 14 साल। इन्होंने जो है निग्रो अपार्थाइड सिस्टम को प्रोटेस्ट किया था। तो आपने मुझे बताना है कि ये आपका कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को होता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, WPD। 29 जुलाई को आपका टाइगर डे, 29 को आपका टाइगर डे। 28 जुलाई को होता है आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो ये नहीं, आंसर इज 18 जुलाई। 18 जुलाई को होता है नेल्सन मंडेला। 1 जुलाई को होता है डॉक्टर डे, ठीक है। 11 जुलाई को होता है पॉपुलेशन डे। 26 जुलाई को होता है कारगिल दिवस। तो ये सारे हैं जो आप धीरे धीरे हम इंटरनेशनल इवेंट्स को भी लाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। हीट फ्रॉम द सन, अब करते हैं साइंस सेशन। छोटा सेशन है, देखिए रिकॉर्डेड है तो हो सकता है छोटा लगे आपको, क्योंकि इसमें हम चैट नहीं कर रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आए। हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाय, जो सन, जितनी भी सन से हीट मिलती है वो अर्थ पे कैसे पहुंचती है? तो सबसे पहली चीज सन किसकी वजह से बनता है? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। सन की एनर्जी कैसे बनती है? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। तो जो भी हाइड्रोजन सन के अंदर एनर्जी है दैट इज हीलियम। तो रिफ्लेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। रिफ्लेक्शन होता है सेंडिंग बैक ऑफ द रेज, ठीक है, ये नहीं।
कंडक्शन हमेशा सॉलिड्स में होती है, कन्वेक्शन हमेशा फ्लूइड्स में होती है। सॉरी, कन्वेक्शन हमेशा फ्लूइड्स में होती है, फ्लूइड्स यानी सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस में, तो ये नहीं। रेडिएशन, सन से रेडिएशन रेज के थ्रू ही हमारी जो है गर्म होती है, तो कौन सी होती है? हीटिंग रेज। हीटिंग रेज होती हैं IR रेज, IR रेज दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेज। UV रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, जो हमें किससे बचा, अगर इससे हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर, जो कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। फिर आती है विजिबल रेज, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, जिससे हम देखते हैं, जो 450 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है, वेवलेंथ। तो एक चीज़ याद रखना, इंफ्रारेड होती है आपकी जिसको बोल सकते हैं हीटिंग रेज, UV रेज होती हैं आपकी अल्ट्रावायलेट, जो अगर धरती पे आ जाए तो स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए ओजोन इज द प्रोटेक्टर्स फ्रॉम द UV रेज। और ओजोन लेयर जो होती है वो क्या करती है? उसके अंदर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ तक क्लियर? VR रेज इज द विजिबल रेज, जो कि विबगोर 450 से लेकर 750 तक। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड। विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या डोसीमीटर? बताइए, इसका आंसर दीजिए क्या होता है कि आपका जो है कौन सा जो है लॉन्गिट्यूड, सॉरी आपका स्पीड ऑफ द विंड को मैं देखिए, अल्टीमीटर दैट इज टू एल्टीट्यूड, क्रोनोमीटर लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए, एनीमोमीटर इज टू विंड, और डोसीमीटर क्या होता है? दैट इज टू आयनाइज एक्सपोजर ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, टू मेजर द एक्सपोजर ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। डोसीमीटर वो होता है जो हमारे आयनाइजिंग रेडिएशंस को मेजर कर, कितने टाइम तक, गिवन पीरियड में आप कितने टाइम तक आयनाइजिंग रेडिएशंस का जितना एक्सपोजर हुआ है उसको मेजर करने के लिए हम डोसीमीटर, तो आंसर इज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a falling drop of rain water requires the spherical shape due to, एक आपको पता है कि जब आप वाटर की स्फेरिकल, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है उनकी स्फेरिकल शेप होती है, वो स्फेरिकल शेप किसकी वजह से होती है? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम मापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। सर्फ नाउ ये तो आपके दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आपको बताना है विस्कोसिटी या सर्फेस टेंशन। विस्कोसिटी जो होता है वो थिकनेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जैसे आपका शहद, हनी जो थिक होता है वो, आंसर इज सरफेस टेंशन, आंसर इज सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन जो होता है उसकी वजह से आपकी जो ड्रॉपलेट्स होती है वो क्या होती हैं? स्फेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एल्टीट्यूड्स। जब हम ऊपर चढ़ते हैं, आपको पता है हम तो पहाड़ों में रहते हैं, तो जब जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हमें क्यों डिफिकल्टी होती है सांस लेने में? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ड्यू टू लो एयर प्रेशर, ड्यू टू लो टेम्परेचर, ड्यू टू ओजोन, ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। जब आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर लो तो होता ही है, ठीक है। टेम्परेचर के लो होने से कि एयर प्रेशर के लो होने से, या फिर सांस लेने में अगर दिक्कत आ रही है तो टेम्परेचर के लो होने से नहीं आ रही है, आपके हवा में दबाव कम, यानी जब ऑक्सीजन का लेवल नहीं होगा तो हम सांस कहाँ से लेंगे? तो हाई ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर, ओजोन की वजह से नहीं। ओजोन तो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है जो कि आपकी 16 to 34 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 24 बोलते हैं, पर वैसे ये 50 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, ठीक है। तो ड्यू टू ओजोन नहीं। और अभी ओजोन डे का जो थीम था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
और ओजोन कब मनाया जाता है? 16 को, ठीक है। कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जिसमें टेम्परेचर हाई रहता है और साथ ही साथ ये जो ऐसी लेयर है जहाँ पे जेट फ्लाइज होते हैं। हम किस लेयर में रहते हैं? हम लेते हैं ट्रोपोस्फेयर में। तो ये नहीं, आंसर इज लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का लो यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है आपका? 0। बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100। केल्विन डिग्री में हमारा 273 और मिनिमम और मैक्सिमम होता है 373। तो आंसर इज ड्यू टू लो एयर प्रेशर। चलिए नेक्स्ट, सीवीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। सीवीड्स जो होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स हैं किसके? आयरन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के या आयोडीन के। सीवीड्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन हमारी बॉडी के लिए हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है। क्लोरीन एक्ट एज ए आपका डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन जो है हम डिसइंफेक्टेंट के लिए भी यूज करते हैं। जो वाटर पूल्स होते हैं ना, स्विमिंग पूल, उसमें हम क्लोरीन को डालते हैं। आपने देखा होगा वाटर की क्लियरिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, तो क्लोरीन नहीं, ठीक है। ब्रोमीन, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड इन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में लिक्विड फॉर्म में कौन होता है? ब्रोमीन। और मेटल्स में कौन होता है? आपका मरकरी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि लिक्विड इन मेटल्स इज मरकरी, लिक्विड इन नॉन मेटल्स इज ब्रोमीन, आंसर इज आयोडीन। सी फीड्स में सबसे ज्यादा आयोडीन होता है। आयोडीन से हम जितने भी साउथ इंडियंस होते हैं उनको कभी भी गॉइटर की शिकायत नहीं होती, क्योंकि सी फीड्स में सबसे ज्यादा आयोडीन होता है और आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और आयोडीन को टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज टेस्ट जब भी हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, अगर तो ब्लू ब्लैक कलर आ गया, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आलू को काटते हैं ना, तो आलू को जब काटते हैं वो काला भूरा हो जाता है। अगर हम इसमें आयोडीन डालें और अगर वो काला ब्लू ब्लैक कलर दिखा दे, तो इट मीन्स कि उसके अंदर आयोडीन है, ठीक है। स्टार्च की प्रेजेंस के लिए करते हैं ये टेस्ट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? देखिए, स्कर्वी, विटामिन सी, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, बेरी विटामिन बी, राइबोफ्लेविन, थायमिन बोलते हैं इसको, सॉरी थायमिन। विटामिन B3 नियासिन, जिसकी कमी से होती है प्लेग्रा। तो ये नहीं, आंसर इज रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स को, डी को हम बोलते हैं कैल्सीफिरोल, क्योंकि सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, सनशाइन विटामिन, ठीक है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, कैल्सीफिरोल भी बोलते हैं। तो आंसर इज रिकेट्स, आंसर इज रिकेट्स। और एडल्ट्स में क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन बुक वॉज रिटन बाय। माउंटेन में बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन एक बुक है, किसने लिखी है? अरुणिमा सिन्हा, ट्विंकल खन्ना, उमा लेले या मैरी कॉम? जल्दी बताइए किसने लिखी है ये बुक आपकी? देखिए, मैरी कॉम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। तो ये नहीं। उमा लेले ने लिखी फूड फॉर ऑल, ठीक है, फूड फॉर ऑल। और मैरी कॉम ने लिखी अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ट्विंकल खन्ना ने लिखी है इन्होंने लिखी है माई फनी बोन्स, मिसेस फनी बेंस, ठीक है। तो आंसर इज अरुणिमा सिन्हा। तो ये नहीं है तीनों ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा गलत है। क्विनोलोन, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो गलत है? क्विलोन, उद्गमंडलम, एल्पुजा, एलपी, कोची, कैलिकट, कोजिकुड़े। बताइए। तब तक मैं जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
हो सकता है आपका सेशन जल्दी ख़त्म हो जाए, 1-1.5 घंटे में, या 15 मिनट और लगेंगे फिर सेशन ख़त्म हो जाएगा। आज क्योंकि लाइव नहीं है तो हो सकता है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, और शायद आज क्वेश्चंस भी कम है। क्विलॉन, क्विलॉन देखिए कैलिकट को बोलते हैं कोझिकोडे, तो ये ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगी। कोचीन को बोलते हैं कोची, ठीक है, और कोचीन को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला है। कैलिकट ऐसी जगह है जहाँ पे वास्को डिगामा आए थे। कब आए थे? 1490। ये भी क्वेश्चन आता है कि वास्को डिगामा पहली बार कहाँ आए थे? कैलिकट में आए थे। कब आए थे? 1498 में। तो पहला पोर्टुगल जो डिपार्टमेंट है, या पहला पोर्टुगल जो पोर्टुगल था वो कौन आया था, यानी पुर्तगाल जिसको बोलते हैं, वो है आपका वास्को डिगामा। कहाँ आया था? कालीकट आया था। कब आया था? 1498 में। और पुर्तगाल का जो सिस्टम है वो हमें किस जगह पे देखने को मिलता है? तो आज भी हमें गोवा में मिलता है, ठीक है। कोचीन, कोची, अल्पुजा, अल्पुजा को बोलते हैं एलपी। एलपी इज फेमस फॉर बैक वाटर्स। एलपी जो है वहाँ पे बैक वाटर्स के लिए बहुत फेमस है, बैक वाटर्स के लिए। और एलपी है कहाँ पे? केरला में। आंसर इज क्विलॉन। क्विलॉन, क्विलॉन जो है इसको बोलते हैं हम कोलम। क्विलोम का आज का नाम है कोलम, और उद्गमंडलम जो नाम है उसको बोलते हैं ओक्टामनंड। ओक्टामनंड जगह जो है उसको बोलते हैं हम उद्गमंडलम। तो ये दोनों अलग है। क्विलोन का नाम है कोलम और उद्गमंडलम का नाम है आपका ओक्टामंड। तो यहाँ तक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस was found at a headquarter at, जो आपका एसोसिएशन यानी एशियन जो है आपका, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जल्दी बताइए। एशियन कब बनी थी? 1967 में, ठीक है। नेपाल, नेपाल में किसका है? नेपाल के काठमांडू में, काठमांडू में है आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रिपब्लिक, ठीक है। बताइए, सार्क नेपाल में है, 1985 में बना था। यूएई में आपका क्या है? इरना, इरना जिसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी नेशन, ठीक है। ये बना था 2009 में। कहाँ पे बना था? अबू धाबी, ठीक है। नीदरलैंड को सिटी ऑफ लैंड ऑफ विंडमिल्स बोलते हैं। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है। नीदरलैंड में है आपका OPCW, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेस्ट, जो कि कहाँ पे है? आपका हेग, और 1997 में बना था। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कहाँ पे? जकार्ता। कब बना था? 1967 में। आपको ऐसे एक चीज याद रखना, जनरल जीके में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन लर्न करना। ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैमल हेयर प्रोडक्ट्स आर मेनली फाउंड इन इंडिया इज, कैमल हेयर प्रोडक्ट्स इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं? बरेली, बीकानेर, बर्नपुर, या फिर आपका जबलपुर। देखिए, जबलपुर में हैंडलूम्स, मार्बल और आपका लेंस, ठीक है। आपका जबलपुर में है आपका लेंस, हैंडलूम्स और आपका मार्बल्स। जो आपका बर्नपुर है, बर्नपुर में आपका स्टील इंडस्ट्री है जो कि है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बीकानेर या बरेली, बरेली इज फेमस फॉर, बरेली कहाँ पे है? यूपी, एंड इज फेमस फॉर फर्नीचर। किसके लिए है? फर्नीचर। तो बीकानेर जो है वो आपके कैमल्स के लिए, कैमल हेयर प्रोडक्ट्स के लिए कौन फेमस है जगह? आपकी बीकानेर, ठीक है। बीकानेर तो नमकीन भी होती है, तो आंसर इज बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगरुम्बा इज अ डांस ऑफ विच स्टेट? बगरुम्बा किस जगह का डांस है? देखिए आपका, देखिए अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो कोलालम डांस, अरुणाचल प्रदेश में बरदो छाम,
असम, बिहार में है झिझिया बार्लो, आंसर इज असम, आंसर इज असम। बरगुम्बा जो है यहाँ पे, बिहू यहाँ पे होता है, तो असम का है बगरुम्बा डांस, ठीक है। न्यूजीलैंड इज नोन बाय द नेम ऑफ, न्यूजीलैंड किसके नाम से जाना जाता है? शॉर्ट नेम्स हैं, आई लॉन्ग वाइट क्लाउड, आइलैंड ऑफ स्प्रिंग, लैंड ऑफ लिलीज या आइलैंड ऑफ क्लोव। देखिए लैंड ऑफ लिलीज, लैंड ऑफ लिलीज किसको कहते? देखिए आइलैंड ऑफ क्लोव इज जंजीबार, लैंड ऑफ लिलीज और मैपल इज कनाडा, आइलैंड ऑफ स्प्रिंग इज जमैका, तो आंसर इज लॉन्ग वाइट क्लाउड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, और इसको क्या बोलते हैं आपका? कीवी, आंसर इज कीवी। इसका जो प्रोडक्ट है, जो इसका नेशनल इम्पोर्टेंस है, वो क्या है? कीवी, और वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। चलिए अब आज था छोटा सेशन, अब कर रहे हैं हम हिमाचल का सेशन। इसके बाद आपके करंट अफेयर्स है और उसके बाद सेशन खत्म। आज जल्दी खत्म कर दिया मैंने। तो सिद्ध सेन कैप्चर्ड हटली धार विद द हेल्प ऑफ कहलूर रूलर अंडर द रीन ऑफ विच रूलर ऑफ सकेत? सिद्ध सेन ने मंडी की या सुकेत की हटली धार और कहलूर विद द हेल्प ऑफ कहलूर रूलर अंडर द रीन ऑफ विच रूलर ऑफ सुकेत? सुकेत का वो कौन सा राजा था जिसकी जगह, मतलब उस जब सिद्ध सेन ने हटली धार पे कैप्चर किया तो उस टाइम पे सुकेत का राजा कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सिद्ध सेन और श्याम सेन वॉज द कंटेम्पररी ऑफ जीत सेन, ठीक है। सिद्ध सेन और श्याम सेन किसके कंटेम्पररी थे? जीत सेन के। उस टाइम का रूलर कौन था? जीत सेन, जिसको जीत सेन श्याम सेन को क्या कहता था? ठीकरनाथ। और श्याम सेन ने जीत सेन को कहाँ पे मारा था? लोहारा पे, ठीक है, और लोहार कैप्चर कर लिया था। तो उसी टाइम पे सिद्ध सेन ने भीमचंद की हेल्प से, कहलूर का राजा कौन था? भीमचंद, जिसकी हेल्प के साथ मिलकर उसने कहाँ पे कैप्चर किया? हटली धार पे। और उस टाइम का राजा कौन था आपका? जीत सेन। एट द टाइम ऑफ रंजीत सेन विच सिख कैप्ट सुकेत प्रिंसली स्टेट अंडर हिम? कौन सा ऐसा राजा था या कौन सा ऐसा रूलर था जब आपका, कौन सा सिख था जब रंजीत सेन के टाइम पे, कौन सा सिख था जिसने सुकेत को अपने हिरासत में रखा था? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर कि जीत सेन ने एट द टाइम ऑफ रंजीत सेन, जीत सेन ने जो है अपने हिस्से में रखा, फर्स्ट जो सिख थे, सिखों को अपने उस पे रखा था, कैप्चर किया था। जल्दी बताइए। जयसिंह कन्हैया, आंसर इज जयसिंह कन्हैया। किसने रखा था? जयसिंह कन्हैया ने। पहला जो रूल हुआ था वो कौन था? जयसिंह कन्हैया। एट द टाइम ऑफ रंजीत सेन विच सिख कैप्ट सुकेत प्रिंसली स्टेट अंडर हिम? तो रंजीत सेन के टाइम पे अगर हम देखें तो इसके टाइम पे क्या, इसके रंजीत सेन के टाइम पे विक्रम सेन किससे नफरत करता था? नरपत सिंह थे, जिसकी वजह से विक्रम सेन 2 जो था वो कहाँ पे चला गया था? कांगड़ा महल मौर्यों का, ठीक है। तो रंजीत सेन जो थे वो किसका था? उसका जो ब्रदर था वो कौन था? किशन सिंह, जिससे वो नफरत करता था। और सबसे बड़ी चीज़ वो किसका फादर इन लॉ था? आपका संसार चंद का, ठीक है। तो ये भी याद रखना। Who led the conspiracy against his brothers along with the ruler of कुल्लू? कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपने ही ब्रदर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी और उसने कुल्लू की हेल्प से जो है राज्य प्राप्त किया था? तो देखिए कौन था कुल्लू का राजा? कौन था वो? हस्तपाल, जिसकी हेल्प से उसने मंडी के खिलाफ, कौन से, अपने भाई के खिलाफ, कहा जाता है विक्रम सेन अपना राज्य देकर 2 साल तक कहाँ चला गया था? हरिद्वार। तब उसने राज्य किसको दिया था? त्रिविक सेन को। किसको दिया था? त्रिविक सेन को, जिसकी वजह से त्रिविक सेन को लालच आने की वजह से उसने किसके साथ? हस्तपाल के साथ हाथ मिलाकर क्या किया था? हस्तपाल के साथ हाथ मिलाकर उसने सबसे बड़ी चीज़ क्या की थी? कुल्लू पे कैप्चर किया था, ठीक है। और
सॉरी सुकेत पे कैप्चर किया था। और जब विक्रमसेन वापस आया था तो उसने क्युंथल की हेल्प से वापस अपने राज्य को लिया था। Who was the contemporary of Jagat Singh of Kullu, made the king of Suket after करतार सेन? करतार सेन जिसने पनगना से किसको कैपिटल किया था? लाहौरा को। आपको बताना है कि उसके बाद कौन ऐसा किंग बना था जो जगत सिंह ऑफ कुल्लू का कंटेम्प्ररी था। देखिए सबसे पहली चीज करतार सेन ने क्या किया था? पनगना से लाहौरा किसने की थी? आपकी मदन सेन ने। और लाहौरा से करतारपुर किसने की थी? करतार सेन ने। इसने अपनी कैपिटल क्या की थी? करतारपुर। और कहा जाता है कौन कंटेम्प्ररी था? इसकी मृत्यु के बाद जिसका बेटा था अर्जुन सेन, वो जो था वो गद्दी पे बैठा एंड ही वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ जगत सिंह ऑफ कुल्लू। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बताइए जल्दी। देखिए हमने मंडी कर ली। हो सकता है कि कल मैं आपके साथ, फ्राइडे सेशन है तो फ्राइडे को मैं फिर से ब्रेन ट्रिगर लेकर आऊंगी और कुल्लू जैसे 15 क्वेश्चन हमने किए थे तो 15 की जगह 20 कर देंगे। ठीक है। आपकी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे पक्की हो जाएगी? देखिए आपकी डिस्ट्रिक्ट एक कुल्लू पक्की होगी और एक आपकी कौन सी पक्की होगी है? पूरी तरह से कुल्लू पक्की होगी, फिर मंडी। ठीक है, तो मंडी हमने ट्रिगर कर लिया तो मंडी के एमसीक्यूज आपके साथ डील कर दिए जाएंगे। तो आपके 2 डिस्ट्रिक्ट्स अगर पक्के हो गए तो आपके 12 डिस्ट्रिक्ट्स। पता चलेगा कितना? देखिए वन लाइनर में जो ब्रेन ट्रिगर है दैट इज योर वन लाइनर, उसमें आप कितना ट्रिक करते हो और उसमें आपसे एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश करूंगी। और जो आपका पहला सेशन है, जो आपका एमसीक्यूज है, उसमें आपके साथ डिटेल्स डील हो जाएगी। तो आई होप कि आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ से। और अगर आपको ये चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखना कि मैम जो आपने हिमाचल जी के आप करवा रहे हो, जिस तरह से करवा रहे हो हम सेटिस्फाई हों, ताकि हमें भी पता चल जाए कि आपको अच्छा लग रहा है और आप कंफर्टेबल हो कि इसी तरह से आपकी तैयारी करवाई जाए। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी मालदीव स्टाइल वाटर विलास विल बी सेटअप? आपको पता है माले यानी मालदीव, उसमें वाटर विलास बनाते हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेसेस, मतलब सबसे अच्छा आइलैंड माना जाता है फॉर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आपको ये बताना है कि मालदीव स्टाइल वाटर विलास जो कि सेटअप किए गए हैं, हाल ही में जो सेटअप किए जा रहे हैं, वो किस जगह पे सेटअप किए जा रहे हैं? सेम मालदीव विलास की तरह आपका कौन सी जगह है जिसको सेम मालदीव विलास की तरह बनाया जा रहा है? आपका गोवा, अंडमान, लक्षद्वीप या दमन एंड दीव। देखिए गोवा में सिविल कोड भी लगता है, 1987 में बना था। आपका अंडमान आइलैंड्स या लक्षद्वीप आइलैंड्स। देखिए अंडमान आइलैंड्स का सबसे एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बैरन। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, बैरन आइलैंड्स। लक्षद्वीप इज अ आर्किपेलागो। लक्षद्वीप इज फेमस फॉर एटॉल्स यानी कोरल लीव्स के लिए फेमस है। तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारत्ती। तो लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। क्या है आपका? लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। कि इसका जो आंसर है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आपके जो मालदीव्स की तरह जो है मालदीव स्टाइल्स के जो विलास हैं वो लक्षद्वीप में भी मनाए जाएंगे। ये किसने कहा है? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है, टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए लक्षद्वीप में भी ये मनाए जाएंगे। और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारत्ती। आपको पता है जो आपकी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, इन यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट ही रखता है एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी का कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। समग्र शिक्षा स्कीम कवर्स द स्कूल एजुकेशन फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास? हाल ही में कहा जाता है समग्र शिक्षा अभियान या स्कीम जो है वो स्कूल द्वारा चलाई जा रही है या स्कूल की शिक्षा के द्वारा चलाई जा रही है। तो आपको ये बताना है कि समग्र शिक्षा स्कीम जो है वो किस क्लास से किस क्लास तक चलेगी? फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 11, फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 10, फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 9। तो आंसर फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। तो आंसर इज फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। आंसर इज फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। ये तो आपको पता है
कि बालाकोट एयर स्ट्राइक, दैट इज़ पुलवामा अटैक, जो 14 फरवरी के पास हुआ था, और आपको पता है इसी से रिलेटेड एक मूवी बनी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। अगर आपने नहीं देखी है तो उस मूवी को जरूर देखिए, विकी कौशल की है, एंड इट्स अ अमेजिंग मूवी, इट्स एन अमेजिंग मूवी। और कहते हैं आज भी अगर आप देखो तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ नया है, इट्स वेरी गुड मूवी। तो आप मुझे बताइए कि किसने इसी बुक को, बालाकोट स्ट्राइक को, आपको पता है ये जो उरी सर्जिकल या स्ट्राइक की गई थी कि चुपचाप जो है जितने भी ये टेररिस्ट अटैक्स थे या टेररिज्म को पाकिस्तान में जाकर जो है साइलेंटली किल किया गया था विदाउट एनी हार्म। तो जो आपको बताना है कि पुलवामा का अवेंज लेने के लिए एक बुक लिखी गई है बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये किसने लिखी है? मनन भट्ट, रवि रंजन, गोकुल राम या सिकंदर सिंह? तो आंसर इज आपका मनन भट्ट। आंसर क्या आएगा आपका? मनन भट्ट। Which former governor of RBI has been recently conferred with the inaugural Professor C.R. Rao Centenary Gold Award? किसको मिला है सेटिनरी गोल्ड अवार्ड? RBI गवर्नर किसको मिला है? YV रेड्डी, रघुराम राजन, सी रंगाराजन या श्यामला गोपीनाथन? जल्दी बताइए, जल्दी इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सी रंगाराजन या फिर आपका जो है YV रेड्डी या फिर आपका रघुराम राजन या सी रंगाराजन या श्यामला? जल्दी बताइए, लास्ट सेशन, लास्ट क्वेश्चन है तो आपको आंसर आना चाहिए। देखिए आपको पता है YV रेड्डी इज़ द फोर्थ, इसको बोल सकते हैं हम फोर्थ फाइनेंस कमीशन, और अभी कौन सा है हमारा? 15th फाइनेंस कमीशन है। तो 15th फाइनेंस कमीशन किसके पास है? NK सिंह। तो सी रंगाराजन इज द, रघुराम राजन जो थे ये पहले हमारे RBI गवर्नर रह चुके हैं, तो अभी कौन है हमारे RBI के गवर्नर? दैट इज शक्तिकांता दास। YV रेड्डी नहीं, श्यामला गोपीनाथन नहीं, आंसर इज सी रंगाराजन। ठीक है, तो चलिए ये था मेरा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको नायब तहसीलदार का ये सेशन पसंद आए। अगर तो आपको सेशन अच्छा लगा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और कल आप, आज जो है मतलब आज आपकी 7 से 8 और 8 से 9 की क्लासेस नहीं होंगी। ये सेशन जितना हो सकता है शेयर कीजिए। ये एक आपका रिवीजन सेशन ही है। फिर उसके बाद फ्राइडे को आपका कंप्यूटर का सेशन होगा, और फिर कंप्यूटर सेशन के बाद हम करेंगे आपके साथ एक कंप्यूटर सेशन। प्लीज़ उस दिन का कंप्यूटर सेशन के लिए आप थोड़ा टाइम बता दीजिए कि अगर आपको जल्दी चाहिए तो वैसे वो चलेगा। अगर आप टाइम शेयर कर सकते हैं तो 8 बजे से लेकर या 8:15 से लेकर कोशिश करूँगी कि आपका ब्रेन ट्रिगर जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म हो जाता है तो ये 8 से 9:30 तक चलेगा, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब। जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं, अगर तो आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है चैनल को रिकमेंड कीजिए। आपके ग्रुप्स, आप सारे अगर FBs पे हो तो प्लीज़ अपने अपने ग्रुप में मेरे चैनल की रिकमेंडेशन कीजिए, ये सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। तो प्लीज़ अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं भी देखूँगी मेरा भी चैनल कोई बच्चा जो है वो शेयर कर रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी सबके लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड इवनिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे कोजी। कल मिलते हैं आपसे सेशन के साथ। और प्लीज़ आज 7 से 8 और 8 से 9 की क्लासेस आप पिछला रिवाइज जरूर करना। हमने फॉर्मूलाज किए हैं, हमने आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट किया है, तो जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं वो देखिए। और मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री का 1857 का रिवोल्ट और आपका जो है 1857 रिवोल्ट था। फिर देन उसके बाद मोहनजोदड़ो वाला जो सेशंस है, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे सीरीज ली हैं जो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट अपडेटेड है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि JOA की आपको क्या प्लेलिस्ट दिख नहीं रही है? JOA का अलग सेशन है, JOA डिटेल क्लासेस का अलग सेशन चल रहा है, तो प्लीज़ उस सेशन में जरूर देखिए। MCQs के लिए भी आपकी प्लेलिस्ट है तो उसमें जाकर देखिए। बाकी अगर कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका आंसर दे दूंगी। या कई बार हो सकता है कि मैं आपका आंसर नहीं, पर मैंने आपका कमेंट पढ़ा होता है
तो मैं आपके साथ क्लास में बात कर लूँगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे कोजी एंड स्टे हेल्दी। और हाँ, जाने से पहले एक बात और जरूर कहूँगी, प्लीज़ फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज और आपका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए।